नमस्कार। मैं शिव कुमार प्रसाद भोजपुर जिला से एक शिक्षक हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 1 फरवरी है और कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो रही है। चूँकि शिक्षक होने के नाते मैं भी एक परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी में रहता हूँ, तो इस नाते भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। और दूसरी बात कि मैं एक शिक्षक हूँ तो बच्चों को मैं पढ़ाता भी हूँ, मैट्रिकुलेशन के, इंटरमीडिएट के बच्चों को भी। तो मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, अनुभव हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत शेयर करूँ ताकि जो कल से परीक्षा देंगे परीक्षार्थी उनके काम आ जाए। इसके बाद जैसे ही इंटर का एग्ज़ाम फिनिश होता है तो फिर मैट्रिक एग्ज़ाम शुरू होता है, तो उनके लिए भी ये जो मेरे छोटे से सुझाव हैं वो ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे। और तब आप लोग ध्यान से समझेंगे। परीक्षार्थियों के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो परीक्षा केंद्र पर मैं परीक्षा केंद्र के बारे में कुछ बताऊंगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हर परीक्षार्थी को ध्यान में रख करके ये बातें रखनी चाहिए। और दूसरा, एक परीक्षार्थी होने के नाते जब आप अपने सेंटर पर, अपने सीट पर बैठते हैं, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट जो मिलते हैं और किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, मैं संक्षिप्त में आप लोगों को अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर मैंने यहाँ थोड़ा बहुत नोट भी कर दिया है ताकि समय को बचा सकूँ और जल्दी जल्दी मैं थोड़ा बहुत जो मुख्य बिंदु है मैं आपको शेयर कर सकूँ। क्योंकि मेरे इसमें कड़े अनुभव हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ किस तरह से मतलब कि स्ट्रिक्टली बिहेव किया जाता है और एक तरह से ज़रूरी भी है अनुशासन को मेंटेन करने के लिए, अन्यथा उसका रूप अलग चला जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप परीक्षार्थी के रूप में आपको सजग रहना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट मेरा ये है परीक्षा केंद्र के लिए कि जैसा कि जानते हैं कि 9:30 बजे से परीक्षा है, तो 8 बजे से आपकी एंट्री होने वाली है। 8 बजे से लेकर के मैक्सिमम 9 बजे तक। 9 बजे मतलब 9 बजे, 9:01 नहीं, ये ध्यान रखें। बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कि बच्चों में एक तरह से भ्रम फैलाया जाता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आउट हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक सरल सुझाव दूंगा कि इस चक्कर में ना पड़े। परीक्षा केंद्र पर जब पहुंच जाते हैं क्या, आपको 8 बजे, 8:15, 8:30 तक पहुंच करके आपको एंट्री ले लेना है। वेट नहीं करना है कि 9 बज जाएगा तब एंट्री करेंगे। क्योंकि पिछले साल मैं एक सेंटर पर था, मैं सेंटर का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर 24 विद्यार्थियों को सिर्फ 5 मिनट के चलते, सिर्फ 5 मिनट, मतलब ओनली फॉर 5 मिनट्स परीक्षा से वंचित कर दिया गया था। और इसके लिए बहुत सारा सोच सकते हैं कि आप उनका 1 साल का भविष्य कितना खराब हुआ होगा और एक टैग भी लग गया कि वो परीक्षा नहीं दे पाए। तो मैं एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आप लोग 8 से 9 जब टाइम है तो 8:30, 8:35, 40 तक निश्चित रूप से आप अपने परीक्षा केंद्र पर एंट्री कर दें। नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जो अवांछित चीज़ें नॉलेज हैं, जैसे कि मना किया जाता है कि पर्स नहीं ले जाना है, अनावश्यक पुर्जा, कागज पुर्जा भी चाहे लिखा हो या ना लिखा हो नहीं लेके जाने हैं। इसके बाद बेल्ट नहीं ले जाना है, घड़ी नहीं ले जाने हैं। तो किन किन चीज़ों को ले जाना है, नहीं ले जाना है, वो आपके प्रवेश पत्र पर निर्देश दिए गए हैं। आपको निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले विधिवत तरीके से पढ़ लेना चाहिए, निर्देशों को अक्षर से पालन करने का कोशिश करना चाहिए। तो कृपया एक बार प्रवेश पत्र आप अवश्य बढ़िया से पढ़ लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी प्रवेश पत्र को, उसके जो निर्देश होते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। वो प्रवेश पत्र को यही समझते हैं कि परीक्षा केंद्र पर सिर्फ जाना है, लेकिन उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए रहते हैं BSB के द्वारा, तो उसको आप लोग डिटेल अवश्य पढ़ लेंगे और उसका पालन अक्षर से करेंगे। चीट पूजा तो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि चीट पूजा ले जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो आपको जेल हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपका मान सम्मान, आपके अभिभावक का मान सम्मान भी खत्म होगा और साथ ही आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो जो होगा आप समझ सकते हैं, और आपका जो लाइफ बर्बाद होगा, 1 साल 2 साल का ये बर्बाद होगा, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप इतने दिनों से पढ़ाई किए हैं तो अपने जो अध्ययन है उस पर भरोसा रखें और परीक्षा में बेहतर अपना प्रयास मतलब लिखने में लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि उत्तर देते समय समय का भी ध्यान रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम उत्तर दे रहे हैं, टाइम पर मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। परीक्षा हॉल में आपके वर्ग कक्षा में घड़ी टंगा रहेगा और हो सके तो जो वीक्षण कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उनसे आप समय पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय का ध्यान रखेंगे। अपने स्थान पर अनावश्यक हरकतें नहीं करेंगे। कुछ बच्चे क्या इधर देखते हैं, उधर झाँकते हैं, थोड़ा सा दिखाओ जी, थोड़ा सा ये करो जी, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप CCTV कैमरे की नज़र में होंगे। या जो वीक्षण कार्य कर रहे होते हैं वो भी आपको मतलब कि उसको आपको
पकड़ सकते हैं, उनका आपको आउट कर सकते हैं, स्पेल कर सकते हैं, या जो हमारे पास अधिकारी आते हैं विजिट में आपको कहीं से भी देख सकते हैं। तो इस तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है और सिर्फ आपको लिखने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये परीक्षा केंद्र की महत्वपूर्ण बातें थी। अब चलिए एक विद्यार्थी के रूप में, एक परीक्षार्थी के रूप में जब आप उत्तर को लिख रहे होते हैं तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब आपको कॉपी मिले तो आप राइटिंग पर विशेष ध्यान देंगे। आपकी राइटिंग होता है कि जैसे तैसे लिख कर रख देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कोशिश करेंगे, हालांकि एक दिन में तो बहुत ज़्यादा आप राइटिंग में सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा काट कूट नहीं करेंगे। आप फ्रेश और इतना अच्छा से लिखेंगे कि एक एग्जामिनर भी देखे तो कहे वाह कितना अच्छा विद्यार्थी ने लिखा है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करे। तो आपकी राइटिंग साफ साफ, मात्रा, हर्षिका, दीर्घिका से लेकर के हर चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सब मतलब व्याकरण पर विशेष ध्यान देंगे लिखते समय। दूसरी बात कि जैसे मान लीजिए कि कॉपी मिलता है, जैसे कि कॉपी में एक पेज होता है ऐसे रेक्टेंगल में, तो कहीं कहीं लाइनिंग दिया रहता है, कभी नहीं भी दिया रहता है। तो लाइनिंग नहीं दिया तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को फोल्ड कर देते हैं, 3-4 लपेटा मार देते हैं, कॉपी को गंदा कर देते हैं, माने अजीब तरह का बना देते हैं। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपने साथ एक बड़ा सा स्केल और एक पेंसिल ले जा सकते हैं, तो स्केल और पेंसिल से आप लाइनिंग खींच सकते हैं। हालांकि लाइनिंग दिया रहता है, नहीं दिया रहता आप खींच सकते हैं सुंदर लगने के लिए, लेकिन आप लोग मोड़ेंगे नहीं। ये मेरा छोटा सुझाव है। दूसरी बात, अब आते हैं जब आप आंसर देते हैं तो आपको फर्स्ट आवर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना होता है। मान लीजिए कि आपको 80 क्वेश्चन उसमें दिए रहते हैं, सपोज कीजिए जितने भी दिए रहेंगे आपको पता है, तो 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे क्या होता है कि शुरू से 40 पर जी जान लगाते हैं, कितना आता है कितना नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। आप 80 क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हैं। 80 क्वेश्चन तो 80 क्वेश्चन का उत्तर नहीं देना है, मतलब जो जो आ रहे हैं आपको वो आप पॉइंट करते जाइए और आंसर देते जाइए। आप फिर काउंट कर लीजिए कितना का आपने आंसर दिया है। जो घट रहा है तो पूरे 1 to 80 में आप खोजिए कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। मतलब जितना देने होते हैं आप एक बार निर्देश जरूर पढ़ लेंगे ऊपर में कि कितने क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऑब्जेक्टिव को आप भी समय के अंदर रहता है, कितने समय के अंदर भी ऑब्जेक्टिव का उत्तर दे देना है, तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि बच्चे बस देखे, उनको ये पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं कि कितना शब्दों में उत्तर देना है। कभी कभी देखते हैं कि लघुत्तरीय लिखना है 2-3 लाइन में और लिख देते हैं पूरा 1 पेज। तो ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितना कहा जाए उतना ही उत्तर दीजिए। मेरा छोटा सुझाव ये है कि जब लघुत्तरीय प्रश्न देने होते हैं तो आप करें क्या कि उस प्रश्न के इर्द गिर्द 1-2 लाइन शुरू में लिखें, और लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, जैसे यहाँ पर इंट्रो दे दीजिए। इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मान लीजिए कि आपका ये पेज है, तो आप यहाँ से लिख रहे हैं, तो लिखते से 1-2 लाइन उसके बारे में लिख दिए, और कोशिश करेंगे कि एरो देकर या पॉइंट देकर 2 या 3 पॉइंट में आप उत्तर बनाइए। यदि पॉइंट में उत्तर बनाते हैं 2 नंबर का होता है, तो जो एग्जामिनर होते हैं वो आपको 2 नंबर देने पर विवश हो जाएंगे। तो आपका आंसर पॉइंट में हो, एरो देकर हो, तो तथ्यात्मक हो, तो इससे क्या होता है उत्तर आपको देने में भी सुविधा होगी और नंबर भी, स्कोर भी आप अच्छा कर पाएंगे। तो इस तरह से उत्तर बनाएंगे तो 2 नंबर में। इससे क्या होता है कि आप एक तरह से ऐसे टाइप का उत्तर देंगे ना, तो हो सकता है कि 2 में आपको 1.5 मतलब 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर मिल सकता है। लेकिन पॉइंट में यदि 2 या 3 पॉइंट में आप उत्तर दे दिए और ऊपर में थोड़ा सा 1-2 लाइन लिख दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये गारंटी है। सिमिलरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले उस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ विशेष रूप से कि आपको 15 मिनट ज़्यादा किस लिए दिए जाते हैं, इसीलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब व्हाट शुड बी रिटन देयर एज आंसर। तो एज एन आंसर लिखना है तो सबसे पहले क्वेश्चन के उसके थीम को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसके रिगार्डिंग ही उत्तर देने का प्रयास करें। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर आप कुछ लिख रहे हैं, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप में छोटा सुझाव दूंगा कि आप जो भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आ गया कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ लोकतांत्रिक राजनीति का, कि सपोज कीजिए कि आ गया राजनीतिक दलों की समस्याएं क्या है, तो अब उसमें राजनीतिक समस्याएं के राजनीतिक दल के बारे में लिख रहा है, राजनीतिक दल होता क्या है, ठीक है, संक्षिप्त में 1-2 लाइन लिख लीजिए। अब तब जाकर के उस मेन समस्याओं को बॉडी पर मतलब कि पॉइंट देकर एरो देकर के पर लिख लीजिए, और लास्ट में कंक्लूजन मतलब कि 3 पार्ट में उसको मिनिमम बांटिए। आप जितना पॉइंट बांटेंगे 3 पार्ट में मिनिमम बांटिए। एक तो इंट्रो दे दीजिए क्वेश्चन का,
कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके वो है क्या, पहले हो गया। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का जो आंसर होता है मेन बॉडी के रूप में वो लिखिए और लास्ट में कंक्लूड कीजिए, ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपको नंबर अच्छा आएगा। यही क्राइटेरिया आप ऐसे में भी अपना सकते हैं, या जो भी पैसेज हो या लॉन्ग टाइप आंसर हो तो उसमें ये क्राइटेरिया अपना करके उत्तर लिख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मान लीजिए कोई इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं। कोई मान लीजिए कि कोई डेटा है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं। कोई प्रूव्ड थ्योरम है उसको बॉक्स बना कर दे सकते हैं। इसके बाद बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डायग्राम, फिगर, मैप या कोई ऐसा कुछ डेटा वगैरह की जरूरत होगी। तो यदि आपको आता है तो कोशिश जरूर करें कि डेटा बेस्ड, फिगर बेस्ड, मैप बेस्ड या कोई लोकेशन बेस्ड जो आंसर होते हैं उसको इंक्लूड करने का प्रयास करें, वो स्कोरिंग आंसर आपका होता है। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं और आप अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि एक पेज है, आज आप उत्तर लिख रहे हैं तो प्रश्न आता है, बहुत सारे प्रश्न बच्चे करते हैं कि सर इसके अंदर में उत्तर लिखेंगे, प्रश्न लिखें। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन 5 का आंसर देने हैं तो यहाँ पर हम प्रश्न 5 लिखें कि उत्तर 5 लिखें। तो सीधी सी बात है, सिंपल सा बात है कि प्रश्न तो प्रश्न पत्र में होते हैं, आपको यहाँ उत्तर लिखने होते हैं। तो मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा, वैसे प्रश्न लिखे चाहे उत्तर, वो तो एग्जामिनर समझ ही लेंगे कि आपने 5वें नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखा है। लेकिन आप उत्तर भी लिख करके, जैसे उत्तर लिखे और आप उत्तर 5 है, 5 लिख दिए, रोमन नंबर मान लीजिए 5 का 1 है तो 5 का 1 आप इधर भी बाहर में लिख सकते हैं। ये काम ये कर सकते हैं, तो साफ साफ नहीं, सॉरी। तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बना दूँ बॉक्स है और यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप उत्तर लिख करके उत्तर, अब मान लीजिए कि 5 नंबर 5 हो गया, रोमन नंबर 1 है तो 1 दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, 5 लिख करके आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरी बात कि आप उत्तर लिख रहे हैं तो एक शब्द छोड़ कर लिखना चाहिए, यहाँ से लिखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं, फिर यहाँ से लिख रहे हैं, फिर यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ मान लीजिए समाप्त हो गया, तब पैराग्राफ चेंज करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसके नीचे से लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, जिसने इस यहाँ से जो स्टार्ट करना था तो एक वर्ड आपने छोड़ कर लिखा है तो जस्ट इसके नीचे से आपको पैराग्राफ शुरू करना है, ऐसे। फिर यहाँ से शुरू, फिर पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो फिर यहाँ से ठीक इसके नीचे से एक वर्ड छोड़ करके, मैंने यहाँ से जो डिस्टेंस ले रहे हैं गैप, एक वर्ड का गैप लेकर के यहाँ से लिखना शुरू किया जाए। तो यह लिखने का तरीका होता है, चाहे वो ऐसे निबंध लिख रहे हैं, बड़ा आंसर लिख रहे हैं, तो इस सब चीज़ छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और आपकी कॉपी जो है लाखों की भीड़ से हज़ारों में आ सकती है और आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं यदि अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छी कोशिश करते हैं। ये सब चीज़ें तो मेरे तरफ से छोटी सी संक्षिप्त जानकारी थी, मैंने साझा करने का प्रयास किया। यह चीज़ें सब मैट्रिक इंटर दोनों में अप्लाई होता है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सुझाव है, मैं शिक्षक होने के नाते, तो ये सब बिंदुओं को ध्यान दें, अच्छे से एग्जाम दें और पूरा फोकस एग्जाम पर। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये लास्ट में करने जा रहा हूँ कि आप नया पढ़ने का कोशिश ज़्यादा ना करें, जो पढ़े हैं थ्रू आउट ईयर आप उसको रिवीजन करें, रिपीट करें, बार बार देखते रहें ताकि आपका आंसर दिमाग में छप जाए और अपने को कॉन्फिडेंट रखें। मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो मान के चलिए कि आप वहाँ पर जो भी आप पढ़े हैं पहले से वही काम आता है, नया पढ़ा हुआ चीज़ भुला जाता है आदमी। तो इसलिए आप अपने पर कॉन्फिडेंट रखें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे से एग्जाम दें, अच्छा स्कोर करें और मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।